Good morning, students. So let's start our today's lecture, student. तो सबसे पहले तो आज की डेट आप लोग डाल लीजिए। आज है 27 मई 2020। ओ स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने कवर करा था प्रोडक्शन फंक्शन एंड इट्स फैक्टर। जो चैप्टर था अपना चैप्टर नंबर 7, उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने लास्ट में सीखा था रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एमपी एपी। उसका प्रॉपरली हम लोगों ने डायग्राम बनाकर सीखा था, सारी चीज़ें सीखी थी। तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 8 से, जो कि है स्टूडेंट थ्योरी ऑफ कॉस्ट। चैप्टर नंबर 8 जो है, चैप्टर नंबर 8 थ्योरी ऑफ कॉस्ट, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। आपको इसको पढ़ के मज़ा आएगा, ठीक है ना। और आप देखोगे कि हम लोग ये जो चीज़ें सारी सीख रहे हैं ना, इस सीक्वेंस में सीख रहे हैं। कहने का मतलब है, सबसे पहले हमने सीखा टीपी के बारे में, यानी टोटल प्रोडक्ट कितनी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। फिर आज हम सीख रहे हैं कि उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर को कितना खर्चा करना पड़ता है, मतलब कॉस्ट, खर्चा, ठीक है। फिर हम सीखेंगे कि उस खर्चा करने के बाद उसके पास रुपए कितने आते हैं, रिवेन्यू। फिर हम सीखेंगे कि रिवेन्यू मतलब, मैं आपको खैर बाद में बताऊंगा, ठीक है, रुपए कितने आते हैं। और फिर उसके बाद सीखेंगे भाई कि उसको प्रॉफिट कितना होता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कितना होता है। तो सारी चीज़ें हम ये लोग है ना सीक्वेंस में सीख रहे हैं। तो आज हम चैप्टर सीख रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट, कॉस्ट से आप क्या समझते हो? कॉस्ट से, ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा जैसे मतलब आप शॉपकीपर के पास जाते हो, शॉपकीपर से पूछते हो कि भाई मेरे को नोटबुक लेनी है। वो कहेगा देखो जी मेरे पास 2 तरीके की नोटबुक है। तो आप पूछते हो सर हाउ मच इट कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे गए किसी किराने की शॉप पे, आपने नोटबुक खरीदने की कोशिश करी और उसने आपको 2 तरीके की नोटबुक दिखाई और आपने कहा कि इनकी कॉस्ट क्या है। वो कहेगा जी एक की 20 है, एक की 10 है। या आप कुछ और खरीदने गए, उसकी आपने पूछा कि जी इसकी कॉस्ट क्या है, तो वो कहेगा इसकी कुछ भी कहेगा 50-100। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये पूछना कि कॉस्ट क्या है, ये बहुत गलत है, ठीक है। असल में कॉस्ट का मतलब कुछ अलग ही होता है जो लोग समझते हैं। क्या होता है वो एक बारी देखो। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं और मैं चेयर बनाने का काम करता हूं। क्या बनाने का? चेयर बनाने का काम करता हूं। स्टूडेंट, चेयर चेयर बनाने के लिए मेरे को चाहिए लकड़ी, वुड। मेरे को उसको पॉलिश करना पड़ेगा, मेरे को लेबर को थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा, और भाई और अदर खर्चे जैसे कि कील हो गई, फैब्रिकोल हो गया, ये सारी चीज़ें मिलाकर मेरे से चेयर बनती है, ठीक है। और वो चेयर मैं मार्केट में बेचता हूँ 150 रुपये की। कितने की बेचता हूँ? 150 की। मान लो छोटी कोई चेयर है और वो मैं 150 रुपये की मार्केट में बेच रहा हूँ। अब आप एक बात बताइए, एक चेयर मैंने बेची, एक चेयर को मेरे से कोई खरीद के ले गया 1 यूनिट, और मैंने उससे कितने रुपए लिए? 150। और मैं घर पर आकर कहता हूं कि आज मैंने 150 रुपए कमा लिए। तो क्या ये कहना सही होगा स्टूडेंट कि मैंने 150 रुपए कमा लिए, मेरे को 150 का फायदा हुआ है? क्या ये कहना सही होगा? तो वो सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं सही होगा, बेटा आप लोग गलत है। और जो कह रहे हैं नहीं है सही, वो बच्चे सही है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो 150 रुपए मेरे पास आए हैं एक चेयर बेचने के बाद, ये मेरी कमाई नहीं है, ये मेरी कमाई नहीं है। आप सोचो कि 150 रुपए आए हैं, पर मैंने ये लकड़ी, पॉलिश, लेबर, इन सब पर खर्चा भी तो कराया है। मान लो इन सब पर 100 रुपए लग गए, ठीक है। तो भाई खर्चा भी तो करा है, तभी तो चेयर बनी है। भाई दो ही सूरत होगी, ये मैं चेयर बेच रहा हूं तो दो ही सूरत होगी, या तो मैं उन्हें खुद बना के बेच रहा हूं, या मैं पीछे से किसी के पास से खरीद कर लेके आ रहा हूं उसके बाद बेच रहा हूं। दो ही तो कंडीशन हो सकती है, तीसरी तो कोई कंडीशन होगी नहीं। तो दोनों ही केस में मेरा खर्चा तो होगा ही। मैं अगर खुद से बना रहा हूं तो ये सामान लगा रहा हूं, इस पर खर्चा होगा, या अगर कहीं से खरीद के ला रहा हूं तो खर्चा होगा ही। तो कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए जो मैंने खर्च कर दिया इन सारी चीजों पर, इनको बोलते हैं इनपुट्स। लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, इनको क्या बोलते हैं? इनपुट्स,
ठीक है, इन सारी चीजों पर खर्च कर दिया तो मेरे पास कितना बचा, 50 रुपए। ये मेरी कमाई है, ये मेरा प्रॉफिट है। इस 50 रुपए को कहेंगे स्टूडेंट प्रॉफिट, इस 100 रुपए को कहेंगे स्टूडेंट कॉस्ट, खर्चा, और इस 150 रुपए को कहेंगे रेवेन्यू। समझे हो? तो हमें क्या पूछना चाहिए शॉपकीपर से? शॉपकीपर से पूछना चाहिए, रेवेन्यू को दूसरा भी कहते हैं हम प्राइस। शॉपकीपर से हमें पूछना चाहिए कि जी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट माने तो क्या होता है, खर्चा, मतलब लागत जो किसी ने लगाई है उस प्रोडक्ट पर, ठीक है ना। तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत, खर्चा। रेवेन्यू का मतलब जो टोटल रुपीस आपके पास आए हैं किसी भी सामान को बेचकर, वो। और प्रॉफिट का मतलब कि आपके पास जितने रुपए आए हैं उसमें से आपने अपना खर्चा घटा दिया और जो बचा वो आपकी रेवेन्यू ना, वो आपका प्रॉफिट है, वो आपकी बचत है, ये आपकी कमाई है 50 रुपए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप कि आप लोग कॉस्ट का जो ये मतलब है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊं कि लोग कॉस्ट को कई टाइप से मतलब कोई कॉस्ट को कहता है, कॉस्ट के बहुत सारे टाइप्स बताते हैं लोग, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। तो उनके फ्यू टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं जो टाइप डिस्कस कर रहा हूँ वो दो तरीके की कॉस्ट होती है स्टूडेंट। एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरी होती है स्टूडेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट। सबसे पहले एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को मैं एक्सप्लेन करूं इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था स्टूडेंट कि अब कुछ दिन मैं आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर ही भेज सकता हूं, ठीक है। आपको नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली। आई गॉट सम इंजरी इन माई राइट हैंड, ठीक है ना, कुछ मेरी चोट लगी है राइट हैंड पर, इसलिए मैं प्रॉपरली लिख नहीं पा रहा हूँ। वो तो मैं वीडियो बनाते समय किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो उसमें बस थोड़ा सा कॉपरेशन आपने यही करना है कि जो चीज़ें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, आपको वीडियो में से ही कॉपी करनी पड़ेगी। जैसे आप चैप्टर का नाम डालेंगे, आप कॉस्ट के बारे में उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, जो भी मैं अभी लिखवाना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट इज, एक मिनट स्टूडेंट यहां कर लो, कॉस्ट इज refers to the expenditure incurred मतलब होता है खर्च करना, incurred मतलब होता है खर्च करना, expenditure incurred on the inputs for a output by a प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर द्वारा खर्च किए गए रुपयों को, किस पर खर्च करे गए, इनपुट्स पर खर्च किए गए रुपए को कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो मैंने समझाया है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखना, उसके बाद कॉस्ट की अपनी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसे करना। फिर आप लिख लेना भाई उसमें जैसे हेडिंग डाल लेना, दो कॉस्ट की हेडिंग डाल लेना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इन दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो उसके बाद आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेना, एक्सप्लिसिट की और फिर इम्प्लिसिट की, ऐसे करके प्रॉपरली नोट्स बना लेना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे रिटर्न नोट दूं, इससे अच्छा आप वीडियो को देख के लिख लेना, ठीक है ना स्टूडेंट। थोड़ा सा कॉपरेशन की मेरे को आपकी ज़रूरत पड़ेगी कुछ दिन, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फ्यूचर के अंदर आप नहीं भी कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे को बता देना, तो आपको जैसे हाथ ठीक होगा तो उसके बाद नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए समझते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो स्टूडेंट, आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग इफेक्टिवली पढ़ रहे हो घर पर या नहीं, रेगुलर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो या नहीं, लेकिन मैं जो भी वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ स्टूडेंट, इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। किसके कंपैरिजन में?
क्लासरूम में खड़े होकर पढ़ाने के कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं, वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो बस उस मेहनत को ध्यान में कर कर पढ़ाई करा करो कि हमारे टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, ताकि हमें जो ये स्टडी है, ये जो डाटा है, इन्फॉर्मेशन है, ये घर बैठे प्रोवाइड हो सके। ठीक है ना। अच्छा, तो स्टूडेंट आप समझो, जैसे कि मान लो अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया था, चेयर लिया था। इसमें आपको याद हो तो मैंने इनपुट्स क्या क्या लिए थे। मैंने लिया था चेयर बनती है वुड से, चेयर बनती है, पॉलिश करूँगा मैं तब। अदर्स के अंदर भाई कील आ गई, फैब्रिकोल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। और मैंने कहा था कि भाई मैं थोड़ी दिहाड़ी दूंगा लेबर को, मान लो 300 रुपये। अब एक बात सोचो स्टूडेंट, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम लेबर नहीं रखते हैं। जैसे मान लो कोई छोटा लक्कड़ मतलब खाती है, ठीक है, छोटा खाती है, बड़ा खाती नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, बड़ा छोटा है, छोटी दुकान कर रखी है किसी बेचारे ने, ठीक है। तो वो ये चेयर बनाने के लिए आप सोच रहे हो क्या लेबर रखेगा वो? क्या लेबर रखेगा स्टूडेंट? नहीं, वो इस चेयर को खुद ही लेबर होगा, खुद ही, मतलब जो मालिक होगा, जिसने बेचारे खाते ने दुकान कर रखी होगी, ठीक है ना, वो खुद ही लेबर होगा और वो खुद ही उस दुकान में काम कर रहा होगा। वो कोई मतलब बाहर से लेबर अपॉइंट नहीं कर रहा, किसी को दिहाड़ी नहीं दे रहा, वो खुद ही काम कर रहा होगा। आप देखते हो जैसे कि आपके गाँव के, आपके शहर में छोटी मोटी कोई दुकानें होती है खाती की, जो छोटे मोटे काम करते हैं लकड़ियों के, वो खुद ही करते हैं, खुद ही मालिक होते हैं, खुद ही काम करते हैं, बाहर से किसी को अपॉइंट नहीं कर रखे होते। तो आप एक बात सोचो कि चेयर बिकी 150 की, मैंने आपको बताया था 100 रुपए के इनपुट, जैसे 300 ये हो गया और 700 के बाकी ये, ना सॉरी 30 रुपए की ये हो गया और 70 रुपए के बाकी ये, ठीक है। तो आप सोचो कि अब वो लेबर नहीं रख रहा और खुद से काम कर रहा है, तो कॉस्ट कितनी हो गई? 70 है स्टूडेंट। मान लो चेयर बना रहा है वो, और हमने इनपुट पहले काउंट करी थी, वुड, पॉलिश, अदर, लेबर, और मैंने बताया था कि भाई इन टोटल रुपए इसके लगे इन सब चीज़ों को 100 रुपये। लेट सपोज कि 30 रुपये उसने लेबर को दिए थे और 70 रुपये बाकी चीज़ों में लगे हैं, तो 100 रुपये लग गए, तो उसकी कमाई हुई 50 की, ठीक है। पर अब मैं ये कह रहा हूँ कि वो छोटा खाती है, उसने किसी लेबर को अपॉइंट नहीं करा, उसने खुद काम करा है, खुद काम करा है, तो ये 30 रुपये मैं हटा लेता हूँ कॉस्ट में से। कॉस्ट अब सिर्फ कितनी हुई? 70। कॉस्ट कितनी हुई अब? 70। और भाई पहले केस में 50 रुपीज़ थे, कॉस्ट मेरी 100 थी, मुझे 50 रुपये की बचत हुई। अब के केस में मैंने लेबर हटा लिया क्योंकि मैंने खुद काम करा है, और कॉस्ट मेरी हो गई 70, यानी कि मेरे को फ़ायदा कितने का हुआ? 80 का। तो एक क्या बताओ, ये कैलकुलेशन सही है? क्या ये कैलकुलेशन सही है या गलत है स्टूडेंट? नहीं बेटा, ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। उसका कारण ये है कि मैंने ये 30 रुपए क्यों हटाए हैं? क्यों हटाए? ये 30 रुपए किस चीज के थे? ये 30 रुपए थे लेबर के। फर्क नहीं पड़ता कि वो लेबर आप खुद हैं या वो लेबर आपने बाहर से अपॉइंट करा है, क्योंकि बेटा मेहनत तो लगी ही है। हाँ, आपने लगाई हो या बाहर से, तो अगर बाहर वाले ने लगाई हो तो हमने 30 रुपए जोड़ लिए, और भाई हमने खुद काम करा है, उसके रुपए कौन देगा? ठीक है। तो इससे भी हम भले ही किसी को रुपए नहीं दे रहे हैं, पर हमें खर्चा मानकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम काम कर रहे होते तो मतलब बाहर से किसी को लेबर को रखते तो हमें भी उसे 30 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब बाहर से ना कर कर हम कर रहे हैं, तो भले ही हमारी बचत है, लेकिन काम तो हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं खर्चा मानूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, ठीक है ना, हाउस वाइफ घर में क्या करती हैं स्टूडेंट? घर में करती है बर्तन साफ करना, कपड़े धोना। आपकी मम्मियाँ जो हैं घर में, अगर मान लो वर्किंग नहीं है तो क्या करती हैं? कपड़े धोना, भाई बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना। अब आप, एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब आप बड़े हो जाओगे और आप हो सकता है बाहर स्टडी वगैरह करने जाओगे दिल्ली गुड़गांव साइड, तो जब आप बाहर फ्लैट्स में रहोगे, रूम्स में रहोगे, तो आप जानोगे कि जो मेड्स होती हैं, जो काम वाली होती हैं, वो ये काम करती हैं, ठीक है ना, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, और उनकी सैलरी अराउंड 5 to 6,000 होती है काम के अकॉर्डिंग। काम के 10-10 हज़ार भी होती है काम के अकॉर्डिंग। तो आप समझो, जब हम मेड को ये पैसा दे रहे हैं काम करने में, और यही काम हमारी मदर्स कर रही हैं घर पर, हमारी माएँ कर रही हैं घरों में, तो उनको हम भले ही पैसे नहीं देते,
उनको भले ही हम पैसे नहीं देते, लेकिन हम कंसीडर करेंगे कि ये पैसे लेने की सक्षम है। हाँ, इतना खर्चा मतलब इतना काम हमने हमारी मम्मी को कराया, तो हम उनका हक बनता है, उनकी कमाई है ये। हम कभी भी ये नहीं कह सकते। मैं लोगों को डिबेट करते सुना है कि घर जो हाउस वाइफ होती है उनके पास कम काम होता है, जो बाहर वर्किंग होती है उनके पास ज़्यादा। नहीं, मैं आपको आज इकोनॉमिक्स में ये बताता हूं कि चाहे हाउसवाइफ हो चाहे बाहर वर्किंग हो, दोनों काम कर रही हैं। फर्क इतना है कि जो बाहर मदर्स काम कर रही हैं वो पैसा ले रही हैं एज ए सैलरी, ठीक है ना। और जो हाउस वाइफ है वो काम बाहर ना कर कर कहाँ कर रही है, अपने घर पे ही। तो वो उनका खुद का पैसा है, इसलिए उन्हें खुद को देने की जरूरत नहीं है। पर हम उसे कंसिडर जरूर करेंगे भाई। कल को अगर आप कहोगे कि हमारे घर का भाई राशन वाशन आया 10,000 का, हमारे घर में खर्चा लगा 10,000 का, तो उस खर्चे में आप अपनी मदर की सैलरी भी जोड़ेंगे। आप कहेंगे कि अगर मदर नहीं होती और ये सैलरी हम बाहर वाली किसी मेड को भी तो देते। ठीक है। बेटा, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी होगी। बिजनेस स्टडीज का एक रूल है बिजनेस का। क्या रूल है? सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस का कोई मालिक नहीं होता, बिजनेस खुद में ही अपना मालिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक शॉप है और मैं उसका ओनर हूं, ठीक है ना। तो बेटा, मेरे खर्चे और मेरी कमाई अलग है, और बिजनेस के खर्चे और बिजनेस की कमाई अलग है। समझ रहे हो आप स्टूडेंट? मान लो मैंने एक बर्गर खरीदा, ठीक है, और वो बर्गर खरीद कर खा लिया। तो मैं अपनी दुकान में जाकर अपने बही खाते में ये नहीं लिखूंगा कि बर्गर 20 रुपए ना। बिजनेस कहेगा भाई ये तो तूने खुद के लिए खाया, बिजनेस के लिए थोड़ी ना खर्च करा है। वहीं अगर मैं ये कहूंगा ये बर्गर मैंने खाया है, मैं अपनी दुकान के काम से बाहर आया था इसलिए, तो मैं लिख सकता हूं। ऐसे ही अगर मैं मान लो कोई बाइक खरीदता हूं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो मेरा खुद का खर्चा है। और वही बाइक अगर मैं अपनी दुकान के लिए खरीदता हूं, तो वो किसका खर्चा होगा स्टूडेंट? दुकान का खर्चा होगा। आप उसको दुकान के वही खाते में दिखा सकते हो। ठीक है भाई, मैं ओनर हूं और अकेला दुकान में बैठा हूं, और कल को मैं ये कहूं कि भाई मेरी कमाई हुई 50,000, जिसमें से 10,000 का सामान था, तो मेरी बचत जो थी वो 40,000 है। ठीक है। पर भाई, तुम वहां बैठे भी तो हो एज ए मैनेजर, एज ए सेल्समैन। अगर तुम खुद नहीं बैठे होते तो कल को किसी को अपॉइंट करते, तो उसकी सैलरी भी तो लेस करते। ठीक है ना। तो जो मालिक होगा वो भले ही वहां खुद काम कर रहा हो, लेकिन अपने इसमें से अपनी सैलरी लेस करेगा। भले ही वो खुद ले नहीं रहा किसी, भाई ये सारा पैसा तो मालिक के पास ही आना है, पर वो खातों में, अकाउंट्स में जरूर शो करेगा इसको। ठीक है ना स्टूडेंट, ये सैलरी को जरूर शो करेगा अकाउंट में। तो ये है सेपरेट लीगल एंटिटी का रूल, कि जो बिजनेस होता है वो सेपरेट होता है किससे? ओनर से। ठीक है ना। अब सवाल ये आया कि ऐसी कॉस्ट जो हम बाहर से हायर करते हैं, मान लो ओनर खुद काम कर रहा है, तो ऐसी कॉस्ट को हम कहेंगे इम्प्लीसिट कॉस्ट, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं सेल्फ ओन्ड कॉस्ट, खुद को ही दी गई कॉस्ट। ठीक है। और ऐसी कॉस्ट जो हम किसी बाहर वाले से काम लेकर उसको देते हैं, उसको कहेंगे स्टूडेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट से। तो चलिए स्टूडेंट, दो दो लाइन में इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसमें लिखो इट इज अ कॉस्ट refers to the cost it refers to the cost
incurred by the producer on purchase of inputs from the मार्केट से अगर इनपुट खरीदता है तो वो कहलाएगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और अगर खुद काम कर रहा हो तो वो कहलाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स? कॉस्ट इट refers to the expenditure। कैसे एक्सपेंडिचर होते हैं ये लिखना गलत है। एस्टिमेटेड मतलब आप खुद को पैसे दे नहीं रहे, लेकिन एस्टिमेट एक लगभग लमसम अमाउंट सोच के दे देते हो। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, एग्जैक्टली तो आप लिख नहीं सकते ना स्टूडेंट, एस्टिमेट ही होगा। एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑन द यूज ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। अब इसके अंदर सिर्फ लेबर ही नहीं आती, इसके अंदर सिर्फ लेबर ही नहीं आती, इसके अंदर बाकी चीज़ें भी आती हैं। जैसे मान लो आपने खुद काम कर लिया, आपकी सैलरी। हो सकता है कि आपने कोई बिजनेस खोला और आपकी जो दुकान है, आपकी जो जगह है वो खुद की है, आपकी जो जगह है खुद की है, तो आप क्या करोगे? अपने बही खातों में, बिजनेस के बही खातों में जो कॉस्ट दिखाओगे, खर्चा दिखाओगे, उसमें रेंट लोगे। भाई क्यों लोगे? क्योंकि आप चलो आज की तो आपकी दुकान खुद की है, लेकिन अगर आप किसी किराए की दुकान पर रहते तो भी तो किराया देते, इसलिए रेंट दिखाओगे। या फिर इस बात को ऐसे सोच लो कि आप ये दुकान अपने बिजनेस के लिए यूज ना कर कल को किराए पे चढ़ा देते, तो वहां से तो रेंट आता, तो आपका नुकसान हो रहा है, तो यहाँ दिखाओगे रेंट आप खर्चों में। तो ये भी एक तरीका का सेल फोन गुड ही है। मतलब अपनी चीज भी अगर आप कोई बिजनेस को दे रहे हो तो सेल फोन गुड ही माना जाता है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट था इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। प्रॉपरली मैंने आपको डेफिनेशंस लिखवा दी हैं दोनों की ही, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज कवर करनी है। दो तरीके की कॉस्ट होती है स्टूडेंट, एक होती है सेलिंग कॉस्ट और एक होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जो मतलब एडवर्टाइजमेंट करने में, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में जो खर्चा होता है, मतलब माल बनकर तैयार है, रेडी है, उसके बाद उसको जो भाई टीवी पे एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर पर पैम्पलेट, या भाई किसी सेल्स पर्सन को पैसे दिए कि जा भाई प्रचार करके आ, तो जो प्रमोशन के लिए जो खर्चा होता है वो सब क्या होता है स्टूडेंट? सेलिंग कॉस्ट, ठीक है ना। एडवर्टाइजिंग के लिए जो खर्चा होता है, प्रमोशन के लिए जो खर्चा होता है, उसे सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। और प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कि जो मतलब आपका समझो जो प्रोडक्शन मतलब जो प्रोड्यूस करने में जो प्रोड्यूसर को खर्चा लग रहा है, वो सारा प्रोडक्शन कॉस्ट मानी जाती है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लग रहा है। और प्रोड्यूस करने के बाद उसे बेचने में लग रहा है, उसे कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्लियर? प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब जो प्रोड्यूस करने में जो खर्चा लग रहा है, मतलब सारे इनपुट्स में जो खर्चा लग रहा है वो प्रोडक्शन कॉस्ट, और प्रोड्यूस होने के बाद जो बेचने में खर्चा लग रहा है वो सेलिंग कॉस्ट। एक एक लाइन में इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? refers to the expenditure incurred by the producer to promote sale of the commodity, ठीक है। और भाई प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब होता है it refers to the expenditure
incurred by a producer on the input for producing output, for producing आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जो इनपुट पर खर्चा लगता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, और प्रोडक्शन कॉस्ट का स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी कॉस्ट आती है, उनका ही खेल है सारा, उनका ही स्टूडेंट सारा खेल है कि कौन कौन सी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कॉस्ट आती है, सारा चैप्टर उन्हीं पे बेस्ड है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, सो बाय बाय एंड टेक केयर।